हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने चैनल करियर गेन पर, जहां पर हम आपके लिए लाते हैं कुछ ऐसी नॉलेज जो आपके आने वाले सभी एग्ज़ाम्स में यूज़फुल होने वाली है। तो आज हम यहां पे साइंस के लिए एक सीरीज़ लेकर आए हैं, जिसमें आप कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो आपके लिए टेट, सीटेट, एसटेट सभी तरह के एग्ज़ाम्स में यूज़फुल होने वाली हैं। तो जल्दी से आ जाते हैं अपनी सीरीज़ पर। तो देखिए, आपके लिए पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा रबी फसल का युग्म है। तो क्वेश्चन करने से पहले हम कुछ जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि रबी की फसलें आप उन्हें कहते हैं जिन्हें अक्टूबर और नवंबर माह में बोया जाता है। इनके लिए कम तापमान की आवश्यकता होती है और इस फसल की कटाई फरवरी और मार्च में की जाती है। इसके कुछ मुख्य उदाहरण हैं गेहूँ, सरसों, मटर, चना, जौ आदि। इसके अतिरिक्त धान, मक्का, कपास आदि ये सब खरीफ की फसलें हैं। तो आप याद रखेंगे कि यहाँ पर आपका आंसर होने वाला है गेहूँ और सरसों। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, गेहूँ और सरसों। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको एक कथन दिया गया है कि कथन ए है कि पीने के पानी को उबालकर पीना हेपेटाइटिस ए के विरुद्ध एक प्रभावशाली बचाव का उपाय है। इसका कारण है कि हेपेटाइटिस ए एक बैक्टीरिया जनित रोग है जो मुख्य रूप से जल द्वारा संचारित होता है। तो यहाँ पर आपको इसके लिए कोड दिए गए हैं कि फर्स्ट ऑप्शन है आपका ए और आर दोनों ही सही हैं। मतलब है कि ए का मतलब है अभिकथन और आर का मतलब है कारण, यानी यहाँ पर अभिकथन और कारण दोनों ही सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन ए है। सेकंड ऑप्शन देखिए कि ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। थर्ड ऑप्शन ए सही है लेकिन आर गलत है। फोर्थ ऑप्शन देखिए कि आर सही है लेकिन ए गलत है। तो यहाँ याद करिए आप कि जो अभिकथन है वो बिल्कुल सही है लेकिन कारण गलत है, क्योंकि हेपेटाइटिस जो बीमारी है वो HAV वायरस द्वारा होती है। ये जो वायरस यानी ये जो विषाणु है भोजन व गंदे पानी के द्वारा शरीर में प्रवेश करता है। इसके कुछ लक्षण हैं जिसमें मलेरिया, डायरिया, बुखार, ठंड आदि लगना हो सकता है। रोगी की त्वचा पीली पड़ जाती है, यानी ये एक तरह का, देखिए जहाँ कहीं हेपेटाइटिस की बात होती है वो एक तरह का पीलिया है। अब पीलिया में ये सारे लक्षण हो सकते हैं आपके पास। ये विषाणु संक्रमण की, यानी ये जो वायरस है जिससे बीमारी होती है ये 2 से 21 दिन की हो सकती है, यानी इसके संक्रमण होने पर इतना टाइम लग सकता है कि जब आपको बीमारी के लक्षण दिखाई दें। तो आप जानते हैं कि यहाँ पर कथन ए तो सही है लेकिन आर इसकी सही व्याख्या नहीं करता है। तो आपका ऑप्शन है ऑप्शन थर्ड कि ए सही है और लेकिन आर इसकी सही व्याख्या नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन केमिस्ट्री से रिलेटेड है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो देखिए, एक तत्व X ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके एक ऑक्साइड बनाता है। इसका विलयन नीले लिटमस को लाल करता है। निम्नलिखित में से X क्या हो सकता है। देखिए, अब आपके पास ऑप्शन है सोडियम, सल्फर, हीलियम और कॉपर। तो सबसे पहले ये देखिए कि हीलियम तो आंसर हो ही नहीं सकता, क्योंकि हीलियम एक अक्रिय गैस है, वो किसी से क्रिया नहीं करेगा। अब क्वेश्चन को दोबारा ध्यान से देखिए कि X एक तत्व है जो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके एक ऑक्साइड बना रहा है। तो अब हमें सोडियम, सल्फर और कॉपर तीनों के साथ, यानी ये जो तीनों ऑप्शन है इन सभी के साथ ऑक्साइड बनाना आना चाहिए। आगे देखते हैं, जिसका विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है। अब आपको याद होना चाहिए कि अम्ल ऐसे पदार्थ होते हैं जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, यानी X ऑक्सीजन से मिलके अम्ल का निर्माण कर रहा है। और हमें याद होना चाहिए कि कोई भी धातु जो है, जैसे यहाँ धातु है सोडियम और कॉपर, सभी धातुएं क्षारीय होती हैं, ये अम्ल का निर्माण नहीं कर सकती। तो आपका सोडियम भी क्रॉस हो गया, कॉपर भी क्रॉस हो गया
और क्योंकि हीलियम अक्रिय गैस है, वो क्रिया ही नहीं करती, वो पहले ही क्रॉस कर दिया था आपने। तो आपका यहाँ सही आंसर है सल्फर। तो यहाँ पर एक्स क्या है, सल्फर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में वायु में ध्वनि की चाल अधिकतम होती है। अब देखिए, जब हम ध्वनि की बात करते हैं तो ध्वनि एक ऐसी तरंग है या ऐसी ऊर्जा है जिसको चलने के लिए यानी जिस माध्यम की आवश्यकता होती है। तो अगर क्वेश्चन में ये पूछा जाता कि ध्वनि की चाल सबसे ज़्यादा कहाँ होती है और फिर सिर्फ आपको ठोस, द्रव, गैस इस तरह के माध्यम देता, तब हमारा आंसर होता ठोस, इससे कम द्रव में और सबसे कम होगी गैस में। लेकिन यहाँ वो आपसे कह रहा है, ऑप्शन में है कि 0 डिग्री सेल्सियस पर शुष्क वायु में। देखिए, सबसे ज़्यादा चाल पूछी गई है, लेकिन आप जानते हैं ध्वनि की चाल, सब ध्वनि को माध्यम की आवश्यकता है, तो ध्वनि को सब चाल सबसे ज़्यादा कहाँ होगी, ठोस में होगी। 40 डिग्री सेल्सियस पर शुष्क वायु में। देखिए, यहाँ ऑप्शन में दोनों वायु हैं और यहाँ भी वायु ही दी गई हैं, लेकिन देखिए यह है आर्द्र वायु। तो यहाँ क्वेश्चन अब थोड़ा आपके लिए टिपिकल होने वाला है। सेकंड क्वेश्चन, यहाँ ऑप्शन है 0 डिग्री सेल्सियस पर आर्द्र वायु और यहाँ है 40 डिग्री सेल्सियस पर आर्द्र वायु। तो सुनिए कि जो 40 डिग्री सेल्सियस पर आर्द्र वायु, आर्द्र का मतलब जिसमें वाटर मिला हुआ है, यानी वहाँ पर H2O की कुछ क्वांटिटी है। आर्द्र वायु में ध्वनि की चाल अधिकतम होगी क्योंकि वायु में ध्वनि की चाल परम ताप के समानुपाती होती है। अब ये कुछ टिपिकल लैंग्वेज है, ये आपको याद ही करना चाहिए कि जो ध्वनि की चाल है परम ताप के समानुपाती होती है तथा आर्द्र वायु का घनत्व शुष्क वायु से कम होता है। इसी वजह से वर्षा के दिनों में हॉर्न की जो ध्वनि है, हॉर्न समझते होंगे, बाइक, आपकी बाइक में, कार्स में जो है हॉर्स की ध्वनि अधिक दूर से सुनाई देती है, जिसे आप उस टाइम यूज़ करते हैं जब कोहरा होता है। तो कोहरे में लाइट ज़्यादा दूर नहीं जा पाती, लेकिन हम ज़्यादातर सामने जब सड़क पे ट्रैवल करते हैं, कोहरा ज़्यादा होता है तो हम हॉर्न ज़्यादा देते हैं ताकि सामने वाले को पता चल जाए कि कोई गाड़ी या कोई वाहन और है जो उसी रास्ते पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा समूह वस्तु का सदैव आभासी प्रतिबिंब बनाता है। तो देखिए, ये तो आपको याद करने वाली चीज़ है कि उत्तल दर्पण द्वारा सदैव वस्तु का आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब सदैव आभासी और सीधा होता है। देखिए, अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो इसे नोट करिए कि उत्तल दर्पण जो प्रतिबिंब बनाएगा वो सदैव आभासी होगा, सीधा होगा और वस्तु से छोटा होगा। ये हुई उत्तल दर्पण की बात। अब नोट करिए समतल दर्पण। समतल द्वारा जो दर्पण से जो प्रतिबिंब बनेगा वो भी सदैव आभासी होगा, लेकिन वो सीधा होगा। तो उत्तल और समतल में समानता ये है कि प्रतिबिंब समान होंगे, प्रतिबिंब आभासी होंगे, लेकिन असमानता ये है कि उत्तल दर्पण का प्रतिबिंब छोटा बनता है जबकि समतल दर्पण का प्रतिबिंब सदैव सीधा बनेगा। और ये तो दोनों में ही सीधा बनता है। हाँ सॉरी, उत्तल दर्पण का क्या होगा, छोटा बनेगा और यहाँ पर क्या होगा, सीधा बनता है। अब देखिए अवतल दर्पण, अवतल लेंस द्वारा निर्मित प्रतिबिंब सदैव आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा बनता है। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है, सदैव आभासी प्रतिबिंब, आभासी पूछा गया है। तो याद करिए क्या है, उत्तल दर्पण है, समतल दर्पण है और अवतल लेंस है। तो देखिए उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस, उत्तल दर्पण, तो उत्तल लेंस नहीं होगा, उत्तल दर्पण, अवतल लेंस और समतल दर्पण। तो ऑप्शन होने वाला है आपका सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक मेज पर स्थिर अवस्था में रखी हुई किताब के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सही है। फर्स्ट, स्थैतिक घर्षण एकमात्र बल है जो उस पर लग रहा है। सेकंड, गुरुत्वाकर्षण एकमात्र बल है जो उस पर लग रहा है। थर्ड,
उस पर कोई बल नहीं लग रहा है, और फोर्थ, उस पर संतुलित बलों का युग्म लग रहा है। तो देखिए, अगर कोई वस्तु गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में है यानी पृथ्वी पर है, तो थर्ड ऑप्शन तो गलत हो गया कि ये तो सही हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये कह रहा है कि उस पर कोई बल नहीं लग रहा, ऐसा नहीं हो सकता। नेक्स्ट देखिए कि जब कोई भी वस्तु टेबल पे या मेज पर रखी हुई है तो वो स्थिर अवस्था में है, क्योंकि मेज पर रखी या किसी टेबल पर रखी जो वस्तु है उस पर जो भी बल है, उनका जो जितने भी बल है उनका परिणामी बल कितना है, 0 है। इसका मतलब ये है कि उस वस्तु पर संतुलित बलों का एक युग्म कार्य कर रहा है। तो यहाँ आंसर है आपका फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप क्या है। तो ये आपको याद ही होना चाहिए कि कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप होता है कोक। और ये बनता कैसे है कि जब आप कोयले को वायु की अनुपस्थिति में गर्म करते हैं तब कोक बनता है। यानी कोक क्या है, कार्बन है। यह कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है, लगभग है, पूरा 100% नहीं है, लगभग शुद्ध रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक कोशिकीय जीवों का समूह है। ऑप्शन आप देख सकते हैं। तो देखिए, यीस्ट हम जानते हैं एक कोशिकीय है, लेकिन हाइड्रा नहीं है, अमीबा है। नेक्स्ट देखिए, समुद्री एनीमोन, ये भी एक कोशिकीय नहीं है। बैक्टीरिया अकोशिकीय है, पैरामीशियम एक कोशिकीय है। नेक्स्ट देखिए कि यीस्ट, अमीबा और बैक्टीरिया। एक बार चौथा ऑप्शन भी देख लेते हैं, हाइड्रा नहीं, ये भी बहुकोशिकीय है, ये भी बहुकोशिकीय है, और ये एक कोशिकीय है। तो यहाँ पर आपके पास थर्ड ऑप्शन ही बनता है। लेकिन आप याद रखना कि इन सभी में से हमने थर्ड ऑप्शन को इसलिए चूज किया है क्योंकि और कोई यहाँ करेक्ट नहीं बैठ रहा है। तो यहाँ आपका आंसर है थर्ड, क्योंकि यीस्ट एक कोशिकीय है, अमीबा भी प्रोटोजोआ संघ का जंतु है, एक कोशिकीय है। अच्छा, बैक्टीरिया को हम अकोशिकीय कहते हैं, लेकिन जब आप उसे अकोशिकीय तब कहते हैं जब वो किसी सजीव की बॉडी के बाहर है, यानी कोई भी सजीवों के लक्षण प्रदर्शित नहीं कर रहा है। लेकिन अगर वो सजीव के लक्षण प्रदर्शित कर रहा है तो वो एक कोशिकीय है। तो ये बात आप याद रखेंगे कि बैक्टीरिया, क्योंकि बैक्टीरिया सजीव और निर्जीवों के बीच की संयोजक कड़ी है, यानी जो दोनों के लक्षण रखता है। तो कभी कभी हम इसे अकोशिकीय मानते हैं, कभी कभी हम इसे कोशिकीय काउंट कर लेते हैं। तो यहाँ आंसर है आपका थर्ड। नेक्स्ट देखिए कि एक परिवार ने कार द्वारा दिल्ली से जयपुर तक की यात्रा की। यात्रा के आरंभ में पथमापी का पाठ्यांक, यानी जो मीटर है उसका पाठ्यांक 4157 किलोमीटर था, और यात्रा के अंत में 4436 किलोमीटर था। यदि यह यात्रा पूरी करने में उन्हें 5 घंटे 10 मिनट लगे तो उनकी औसत चाल क्या थी। अब देखिए, इसे करने के लिए हमारे पास बोर्ड होना चाहिए था, लेकिन फिर भी मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बात समझेंगे, कोशिश करेंगे समझने की। देखिए, जब यात्रा प्रारंभ हुई तब जो मीटर है उसकी रीडिंग है ये 4157 किलोमीटर, यानी जहाँ यात्रा प्रारंभ हुई, और जब यात्रा समाप्त हुई तब है ये 4436। तो देखिए, ये आपका सेकेंड टाइम रीडिंग है, ये फर्स्ट टाइम रीडिंग है। तो पहले आप दूरी निकालेंगे कि कितनी दूरी तय की गई। उसके लिए आप क्या करेंगे, 4436 में से 4157 को माइनस करेंगे। जब आप ये माइनस कर लेंगे तो आपकी दूरी आएगी 279 किलोमीटर में, कुछ ये रीडिंग आने वाली है आपकी। आप माइनस करके देख लेना। अब देखिए कि ये आपको दूरी मिल गई है, उसने आपको टाइम दिया है 5 घंटे 10 मिनट, और उसने औसत चाल पूछी है आपसे। अब आपको याद होना चाहिए कि चाल क्या है। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो ये दूरी आपको किलोमीटर में मिल गई, टाइम आपके पास देखिए मिनट और घंटे में दोनों में है, तो आप इसे क्या करिए, मिनट में चेंज कर लीजिए। तो 5 घंटे में कितने मिनट होंगे, आप उसे 60 से
यानी 60 से गुणा करके निकाल लेंगे, या फिर आप इसे घंटे में निकाल लीजिए, क्योंकि हम यहाँ किलोमीटर घंटे में आंसर पूछा। हाँ देखिए, यहाँ किलोमीटर पर घंटे में आंसर पूछा गया है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर इसे घंटे में बदल लेंगे। इस पूरे को जब आप घंटे में बदलेंगे तो आपका आएगा, ये आपका निकल के आने वाला है 31/6 घंटे। अब आप क्या करेंगे कि दूरी बटे समय है, तो ये है आपकी दूरी, ये है आपका समय, इसमें इसका 279 में 31/6 से डिवाइड करेंगे, आपका आंसर आएगा आपका 54 यानी 54 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए आप ये निकाल के देखिएगा, सिंपल सा है कि आप इस रीडिंग में से इसे देखिए कि आप इस रीडिंग में से इसे माइनस करेंगे, आपका आंसर आएगा 279 किलोमीटर। ये वो दूरी है जो उसने तय की है। उसके बाद ये है टाइम, इस टाइम को जब आप मिनट में चेंज कर घंटे में चेंज कर लेंगे तब आपको मिलेगा 31/6 यानी 31/6। इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 54। अब क्योंकि यहाँ यूनिट किलोमीटर है और यहाँ हमने घंटे में चेंज किया है, तो आपका आएगा किलोमीटर पर आवर। तो आंसर है आपका थर्ड। बहुत सिंपल था ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन लगभग 9th और 8th की साइंस की बुक से ही है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से किन परिघटनाओं का कारक पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूर्णन को कहा जा सकता है। इसके लिए अब हमें जियोग्राफी की थोड़ी अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। देखिए, पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूर्णन के कारण दिन और रात बनते हैं, ये बात हम सब जानते हैं। पृथ्वी का वह भाग जो सूरज के सामने होता है वहाँ दिन होता है, और जो इसके अपोजिट साइड होगा वहाँ पे क्या होती है, रात होती है। और घूर्णन के कारण ही पवन की दिशा का सटीक उत्तर दक्षिण दिशा से विचलन होता है। यानी घूर्णन के कारण ही पवन का क्या है, विचलन हो रहा है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होने वाला है, यहाँ पर आपका आंसर है, देखिए यहाँ पर कोड हो, हाँ सॉरी, यहाँ देखिए कुछ कोड वर्ड होने चाहिए थे। तो देखिए आपने देखा कि उत्तर दक्षिण दिशा का विचलन भी हो रहा है, दिन और रात भी बन रहे हैं, ऋतुओं का बनना नहीं है और ग्रहण का लगना नहीं है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर आपका आंसर है ए और बी, यानी यहाँ कोड होते कुछ, तो यहाँ पर आपके ये दोनों ही सही है, आप याद रखेंगे। देखिए एक बात और कि आप यहाँ अक्ष पर घूर्णन की बात कर रहे थे। पृथ्वी दो तरह से घूर्णन करती है, अक्ष पर भी और अपने कक्ष में भी। तो हम अक्ष पर घूमने की रेस्पेक्ट में बात की है हमने, जहाँ ये दोनों ही आपके सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि एक गुलाब सूर्य के प्रकाश में लाल दिखता है, हरे प्रकाश में यही गुलाब किस रंग का दिखेगा। तो क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल है, सुनिए कि हरे प्रकाश में गुलाब काला दिखाई देता है, ये हमें याद होना चाहिए, क्योंकि गुलाब का जो रंग है वो कैसा है, लाल है, और हरे रंग के प्रकाश को अवशोषित कर लेता है। तो जब हरा रंग का प्रकाश उस पर डाला जाएगा तो वो कैसा दिखेगा, काला दिखेगा। अगर आपने इस तरह की साइंस नहीं पढ़ी है तो आप आंसर याद कर लीजिए। तो गुलाब कैसा दिखेगा, हरे रंग के प्रकाश में गुलाब काला दिखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि यदि पानी में नमक मिला दिया जाए और पानी के क्वथनांक और हिमांक या हिम बिंदु पर क्रमशः प्रभाव पड़ेगा। यानी अगर आप पानी में नमक मिला रहे हैं तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है यानी क्वथनांक, और फ्रीजिंग पॉइंट है यानी हिमांक, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए कि नमक एक ऐसा पदार्थ है जो वाष्प में नहीं बदलेगा, यानी अवाष्पशील विलेय है। विलेय जिसे हम मिलाते हैं किसी भी लिक्विड में उसे विलेय कहते हैं। जब इसे आप शुद्ध पानी में मिलाते हैं तो यह पानी के अणुओं के साथ क्रिया करता है और अधिक आकर्षण बलों के कारण पानी के अणुओं को वाष्पित करना मुश्किल हो जाता है। अतः पानी का क्वथनांक क्या होगा, बढ़ जाएगा, और हिमांक बिंदु क्या होगा, घट जाएगा। तो इसका आंसर है क्वथनांक बढ़ेगा, हिमांक घटेगा। याद कर लीजिए आप, जब भी वाटर में, पानी में आप कोई अवाष्पशील विलेय या पदार्थ मिलाते हैं
तो क्वथनांक बढ़ जाता है और हिमांक घट जाता है, यानी हिम बिंदु घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि पक्षियों में निम्नलिखित में से कौन सा अंग नहीं पाया जाता। तो देखिए, पक्षियों में मूत्राशय नहीं पाया जाता है। ऐसा क्यों नहीं होता? ऐसा क्यों? जिससे उनका भार ना बढ़े। अगर मूत्राशय होगा तो यूरिन इकट्ठा होता रहेगा, और यूरिन इकट्ठा होगा तो उनका वेट बढ़ेगा, तो क्या है कि वो इजीली उड़ सकें, इसलिए उनमें मूत्राशय नहीं होता। जितना भी यूरिन का फॉर्मेशन होता है वो साथ के साथ ही बॉडी से आउट होता रहता है। क्योंकि पक्षियों में, देखिए याद कर लीजिए, क्योंकि पक्षियों में उत्सर्जी पदार्थ यूरिक अम्ल के रूप में होता है। अच्छा, हम में यानी ह्यूमन बीइंग से इनमें यूरिया है, याद रखेंगे, इनमें यूरिया है, और बर्ड्स में क्या है? यूरिक एसिड है, इसलिए इन्हें यूरिकोटैलिक कहा जाता है। तो बर्ड्स क्या है? यूरिकोटैलिक हैं, जबकि ह्यूमन बीइंग्स क्या है? यूरियोटैलिक हैं। वर्ड्स पर ध्यान दीजिए आप कि जो ह्यूमंस हैं वो यूरियोटैलिक हैं, जिनमें यूरिया है वो यूरियोटैलिक हैं, और जिनमें यूरिक एसिड बन रहा है वो यूरिकोटैलिक हैं। तो बर्ड्स कैसे हैं? यूरिकोटैलिक हैं। पक्षी मल के साथ अपशिष्ट का उत्सर्जन करते हैं, इसलिए पक्षियों में मूत्राशय नहीं होता। तो ये उनमें एक अडेप्टेशन है ऐसा कि यानी नेचर ने उन्हें इस तरह से बनाया है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा एयर में रह के फ्लोटिंग कर सकें। नेक्स्ट देखिए, अधिकांश पौधे मिट्टी से नाइट्रोजन निम्नलिखित रूप में प्राप्त करते हैं। तो ये याद करने वाली बात है कि पौधे मिट्टी से नाइट्रोजन किस रूप में प्राप्त करते हैं, याद करना चाहिए आपको, नाइट्रेट्स के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि आप एक कमरे में हैं जिसकी भौगोलिक दिशाएं आपको ज्ञात नहीं हैं। आपको 10 क्षण चुंबक दिए गए हैं। एक क्षण चुंबक के एक ध्रुव को आपके लिए चिन्हित कर दिया गया है। अब आपको कम से कम कितने और चिन्हित ध्रुवों की आवश्यकता होगी जिससे कि आप सभी 10 चुंबकों के दोनों ध्रुवों की पहचान कर पाएं। तो देखिए, आप जानते होंगे कि जो एक क्षण चुंबक होती है उसमें एक होता है नॉर्थ पोल, एक होता है साउथ पोल, यानी एक पर अंकित होता है उत्तर और एक पर क्या है, जो उत्तर के अपोजिट होगा वो होगा आपका साउथ यानी दक्षिण। तो जब आपने एक चुंबक पहचान ली है तो अब आपको और किसी भी चुंबक की यानी और किसी भी ध्रुव की आवश्यकता नहीं होती है कोई। तो यहाँ पर आपका आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, कोई नहीं। देखिए, मैं समझ सकता हूँ कि इस तरह के क्वेश्चन जो बच्चा जिसने डीपली साइंस नहीं पढ़ी है उनके लिए क्वेश्चन थोड़े टफ हो सकते हैं, लेकिन आप हमारे साथ जुड़े रहिए। आप जितना हमसे जुड़े रहेंगे हम इसी तरह के और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट और क्वेश्चन आपके सामने लाएंगे, और उन्हें आगे चल के हम इन्हें अच्छी तरह एक्सप्लेन और ज़्यादा जब बोर्ड की सुविधा होगी हम इन्हें और ज़्यादा अच्छी तरह एक्सप्लेन करेंगे आपके लिए। लेकिन आपसे बस यही रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिले कि हम आपके लिए इसी तरह और वीडियो बना सकें। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि आपको दो कॉलम दिए गए हैं, कॉलम फर्स्ट कॉलम सेकंड, और कॉलम फर्स्ट में कुछ अम्लों का नाम है और आपको उन्हें कॉलम सेकंड से मिलाना है कि किस में कौन सा एसिड है। तो आपको याद होना चाहिए। देखिए, जो फर्स्ट है आपका एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला है CH3COOH, यानी हम इसे इस तरह लिखते हैं कुछ CH3COOH। ये एसिटिक एसिड है और ये कहाँ होता है? ये सिरके में होता है। ठीक है, याद करेंगे कि ये कहाँ होता है? सिरके में होता है। तो यहाँ पर आपका आएगा ये। अब देखिए, लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड कहाँ होगा? देखिए, जैसे आपने शायद कहीं पढ़ा हो कि दूध में या दही में लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है। तो लैक्टिक एसिड कहाँ होगा? जहाँ पर कहीं दूध दही की बात होगी। तो देखिए, दूध दही आपका ये रहा। तो देखिए, ए में है फोर्थ और बी में है आपका थर्ड। एस्कॉर्बिक एसिड कहाँ होगा? और अब आपका बचा साइट्रिक एसिड। देखिए, साइट्रिक एसिड तो खट्टे फलों में होता है, तो ये फिक्स है कि यहाँ क्या आ गया? 2। यहाँ 2 आ गया, तो यानी फोर्थ में क्या है? 2।
अब आपके लिए पास एक ही ऑप्शन बचता है एस्कॉर्बिक एसिड का, वो है क्या आपका ये फर्स्ट, तो यहाँ गया 1। तो आपको वन सा ढूंढना है जहाँ पर आपको मिलेगा 4312। देखते हैं नीचे 4312। तो देखिए इसमें जो आपका 3 है उसमें क्या है, ए के साथ डी है। अच्छा, और देखिए ऑप्शंस में यहाँ गड़बड़ है कि यहाँ पर उसने ए बी सी डी मान के किया है ये। हाँ सही है सही है, देखिए यहाँ ए बी सी डी लिख किया है तो ओ सॉरी, तो देखिए कि यहाँ पर डी है फर्स्ट। देखिए सबसे पहले डी, यानी एसिटिक एसिड में ये, लैक्टिक एसिड में ये। तो यहाँ पर बी में दिया है ए, गलत है, आ जाइए इधर कि पहले डी है उसके बाद सी है, बी का सी, यानी यहाँ पर इसे भी ए बी सी डी ले आ गया है, याद रखेंगे आप ये। उसके बाद है ए, उसके बाद है बी, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग उर्वरक के रूप में नहीं किया जाता है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए और भी अच्छा मतलब इजी है कि याद कर लीजिए कि अमोनियम सल्फेट, कैल्शियम सुपरफास्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट, इन सब का यूज़ होता है, लेकिन जो पोटेशियम नाइट्रेट है इसका यूज़ नहीं होता है। सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पर हाँ कैल्शियम कार्बोनेट का यूज़, कैल्शियम, हाँ सही है, कैल्शियम कार्बोनेट का यूज़ उर्वरक के रूप में नहीं होता, बाकी सबका होता है। तो आंसर क्या है आपका 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भारत के निम्न राज्यों में से किसके चक्रवात से प्रभावित होने की संभावना सबसे अधिक है। तो देखिए चक्रवात मेनली उन इलाकों में आता है जो समुद्र के आसपास के हैं। तो अब जैसे भारत के आंध्र प्रदेश राज्य, यहाँ पर क्या है, जो आंध्र प्रदेश है ये, जो कि समुद्र से बिल्कुल जुड़ा हुआ है, इसके प्रभावित होने की संभावना ज़्यादा है क्योंकि यह तट के निकट पाया जाता है। और ये कहाँ पर है, ये बंगाल की खाड़ी के पास में स्थित है, यानी आंध्र प्रदेश आपका। तो आपका आंसर है यहाँ पे 3rd। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से जीवों का कौन सा युग्म बिडिंग, सॉरी यहाँ बडिंग होना चाहिए, हाँ सॉरी बडिंग है, मुकुलन, हिंदी में कहते हैं मुकुलन, द्वारा प्रजनन करता है। तो देखिए अब आपको याद होना चाहिए यहाँ पर, एक तो हाइड्रा है और दूसरा होना चाहिए यीस्ट। हाँ आपका है ऑप्शन नंबर 3rd, हाइड्रा और यीस्ट, ये दोनों बडिंग यानी मुकुलन से जन्म करते हैं। मुकुलन क्या है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें बॉडी में से कहीं से भी एक छोटी सी मुकुल यानी एक कली बनती है, और वो कली बढ़ते बढ़ते पूरे उसी जीव का रूप ले लेती है, और जब उसी के जैसे अंगों का निर्माण कर लेती है तो उस बॉडी से अलग हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सुश्री प्रिया छात्रों को स्पंदन और ध्वनि के बीच संबंध दिखाना चाहती हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि शैक्षिक उद्देश्य के लिए सबसे उपयुक्त है। देखिए जो टीचर है वो अपने बच्चों को बताना चाहती है स्पंदन और ध्वनि। तो आपको अब देखना है कि सबसे अच्छा क्या है। तो फर्स्ट है मेज को उंगलियों से थपथपाना और आवाज़ सुनाना। सेकंड, इलास्टिक के एक बैंड को खींचकर छोड़ना और उसमें होने वाले स्पंदनों को ध्यान से देखना। थर्ड, पत्थर फेंकना, उसे ध्यान से देखना। और लास्ट है बोलते समय गले में होने वाले स्पंदन को महसूस करना। देखिए ये सारे ही ऑप्शन सही हैं, लेकिन आपको देखना है कि इसमें कौन सा है जो टीचर के लिए बहुत ज़्यादा इजी है और बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। देखिए फर्स्ट जो 3 है इनमें आपको किसी ना किसी साधन की ज़रूरत पड़ी है। जैसे फर्स्ट में आपको मेज चाहिए जिस पे आप उंगलियों को थपथपाएं।
सेकंड में आपको एक बैंड चाहिए, थर्ड में आपको एक पत्थर चाहिए। लेकिन जो फोर्थ ऑप्शन है इसमें आपको कुछ भी नहीं चाहिए। इसमें आपको सिर्फ बोलना है और बच्चों को गले से जो वाइब्रेशन हो रही है, जो स्पंदन हो रही है, उन पर फोकस करने के लिए कहना है। तो यहाँ पर आपका फोर्थ ऑप्शन ही राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, आपके छात्र अभी अभी कक्षा 8 में प्रवेश किए हैं। यदि एनसीईआरटी के अनुसार कक्षा 7 तक पढ़ाए गए सिद्धांतों में छात्रों ने लगभग निपुणता हासिल कर ली है, तो निम्नलिखित में से सर्वाधिक संभावना क्या है जिसका वे वर्णन नहीं कर पाएंगे। तो अब हमें यहाँ पर, क्योंकि आप साइंस की बात कर रहे हैं, अब हमें सिलेबस का पता होना चाहिए, यानी ऐसा कौन सा सिलेबस था, जो ऐसा सिलेबस में कौन सा टॉपिक था जो क्लास 7th में तो उनके पास था लेकिन क्लास 8th में नहीं है। तो जब वो 8th में आ रहा है तो वो इनमें से क्या नहीं कर पाएगा। तो आपको यहाँ याद ही होना चाहिए कि कृत्रिम तंतुओं का अलग अलग वस्तुओं में प्रसंस्करण ये क्लास 8th में मिलता है आपको। बच्चा इसे क्लास 7th पढ़ के नहीं कर सकता। तो यहाँ पे आपका आंसर है क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 2। ये कुछ सिलेबस से रिलेटेड बात है, तो अगर आपने बुक खोल के कभी ये चीज़ पढ़ी हो, तंतु वो रेशों वाली या तंतुओं वाला चैप्टर पढ़ा हो, तब ये बात आप जान सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुश्री शिल्पा एक गतिविधि के माध्यम से पार्श्व परिवर्तन की अवधारणा पेश करना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि इस प्रयोजन के लिए सबसे उपयुक्त है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि पार्श्व परिवर्तन होता क्या है। इसे आप इंग्लिश में लेटरल इन्वर्जन कहते हैं। देखिए, ये एक ऐसी घटना है जिसमें जब हम किसी वस्तु के छाया, जिसे आप हिंदी में प्रतिबिंब कहते हैं, प्रतिबिंब को समतल दर्पण में देखते हैं तो दायां हिस्सा बायां दिखता है और बायां हिस्सा दायां दिखता है। इसे ही पार्श्व परिवर्तन कहा जाता है। इसमें छात्रों को ये बताया जाता है, सबसे उपयुक्त गतिविधि कागज पर लिखकर शब्द लिखकर दे। इसका मतलब ये समझिए कि आप इसका एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। आप कागज पर शब्द लिखकर कर सकते हैं और फिर उस कागज को 180 डिग्री, यानी कागज पर आप शब्द लिखेंगे, उसे बोर्ड में देख, उससे सामने आपके जो मिरर है, जो शीशा है, उसमें देखेंगे और फिर उसे 180 डिग्री पर आप घुमा कर देखना। तो यहाँ पर आंसर है फर्स्ट, एक कागज़ पर एक शब्द लिखना और फिर उस पर कागज़ को 180 डिग्री पर घुमाना। अच्छा, शीशे में पाठ्य पुस्तक आप नहीं पढ़ सकते। शीशे को खुद को शीशे में देखेंगे तो भी आपके लिए थोड़ा टिपिकल होगा और ए से समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ए को आप कैसे भी देखिए उसमें अलग अलग हिस्से, क्योंकि ए एक ऐसा अल्फ़ाबेट है जिसमें पार्श्व परिवर्तन होता ही नहीं है। आप तो उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक खुले सिरे वाले प्रश्न का सबसे अच्छा वर्णन करता है। अब देखिए, अब ये क्वेश्चन कुछ ऐसा है जो अब आपकी पेडागोजी से रिलेटेड है, क्योंकि सीटेट में जो 30 नंबर की साइंस है, 30 नंबर की साइंस है, उसमें से 15 क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो आपको साइंस से मिलेंगे और 15 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपकी साइंटिफिक पैडा आती है। तो अब यहाँ उसकी ज़रूरत है कि, तो आपको पता होना चाहिए कि खुले सिरे वाले प्रश्न क्या होते हैं, जिनमें आपको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता, वो है खुले सिरे वाले प्रश्न। तो देखिए, ऑप्शन है कि मानवों की कलाई किस प्रकार की हड्डियों से बनी होती है ये, या फिर क्या सभी पशुओं में हड्डियाँ होती हैं। थर्ड, भिन्न प्रकार के पशु किस प्रकार एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरण करते हैं। चूल जोड़ किस प्रकार हिंज जोड़ से भिन्न है। तो देखिए, जो आपका जो थर्ड विकल्प है, इसमें दिया गया है कि प्रश्न एक खुले सिरे वाले प्रश्न का सबसे अच्छा वर्णन करता है, यानी जो थर्ड विकल्प है ये खुले सिरे वाले प्रश्न का सबसे अच्छा विकल्प है, क्योंकि इस प्रश्न में कोई एक निश्चित उत्तर संभव नहीं है। तो याद करेंगे कि जहां पर क्वेश्चन का
कोई निश्चित उत्तर संभव नहीं होता, वो क्या है, आपके खुले सिरे वाले प्रश्न होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न छात्रों में निगनात्मक तर्क विकसित करने के लिए सबसे उपयुक्त है। तो अब यहाँ पर भी आपको सारे ऑप्शन देखने पड़ेंगे और याद कर लीजिए कि जहाँ आप अपने विचारों से विशिष्ट निष्कर्षों की ओर बढ़ते हैं, वही आपका निगनात्मक तर्क विकसित करता है। यानी जब आप अपने विचारों को संयोजित करके कोई तर्क देते हैं, निष्कर्ष देते हैं, तब आप में ये तर्क करने की या निगनात्मक तर्क करने की जो क्षमता होती है वो विकसित होती है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन होगा पादप जीवित होते हैं। एक बार सारे ऑप्शन देख लेते हैं कि अंतःशोषण के दौरान मध्यपट संकुचित क्यों होता है। ये ऑप्शन सेकंड, श्वास रंध्र और श्वास प्रणाल की किस प्रकार नासिका छिद्रों से तुलना की जा सकती है। थर्ड है पादप जीवंत होते हैं, क्या पादप शोषण करते हैं। फोर्थ है कि यदि भोजन गलती से श्वास नली में चला जाए तो क्या होगा। तो देखिए कि जो आपका थर्ड विकल्प है, इसमें दिया गया है कि प्रश्न छात्रों में यह कौशल विकसित करने हेतु सबसे उपयुक्त है। पादप जीवंत होते हैं, ये सामान्य ज्ञान सभी छात्रों को है, लेकिन वो ये नहीं जानते कि इनमें शोषण होता कैसे। तो इसलिए ये एक लॉजिक वाला प्रश्न बनता है। तो आपका बेटर ऑप्शन है यहाँ पे थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अवसादन की अवधारणा को, अवसादन आप समझते होंगे, एक देखिए अवसादन क्या है, एक ऐसे, इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि आप पानी में कुछ रेत मिलाएं, उसे जोर जोर से हिला दें, तो जितनी देर वो हिलता रहे, पानी घूमता रहेगा आपके हिलाने पर, रेत उसमें मिली हुई दिखेगी आपको, लेकिन जैसे ही आप उसे रख देंगे, ये रेत उसके पैंदे पे आ जाती है, नीचे बैठ जाती है। तो ये जो क्रिया है जहाँ पर विलेय उस विलायक से अलग होकर पैंदे पे आ गया है, इस क्रिया को हम अवसादन कहते हैं। तो क्वेश्चन देख लेते हैं कि अवसादन की अवधारणा को पेश करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे उपयुक्त संसाधन है। देखिए, तो अभी मैंने आपको समझा दिया कि अवसादन क्या है। तो देखिए, फिल्टर पेपर, तेल और पानी का मिश्रण, पानी से भरे गिलास में एक पत्थर डालना और मटमैले पानी का एक गिलास। तो आप सोच सकते हैं कि यहाँ पर आंसर क्या हो सकता है, मटमैले पानी का एक गिलास, क्योंकि जैसे ही आप उसे रख देंगे, उसकी जो गंदगी है धीरे धीरे गिलास के तल में बैठ जाएगी। तो आपका आंसर है यहाँ पर फोर्थ। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विषय सिमुलेशन सॉफ्टवेयर द्वारा सबसे अच्छी तरह सिखाया जा सकता है। अब देखिए कि सिमुलेशन सॉफ्टवेयर क्या है, कि जो आपकी मैथ है, इस मैथ के सूत्रों के एक सेट के साथ वास्तविक घटना के मॉडलिंग की प्रक्रिया पर आधारित है ये सिमुलेशन सॉफ्टवेयर। यह एक प्रोग्राम है जो प्रयोगकर्ता को वास्तव में उस ऑपरेशन को किए बिना ही उसका ज्ञान प्राप्त कराता है। तो यहाँ पर ऑप्शन होगा आपका, देखते हैं सारे ऑप्शन पढ़ लेते हैं पहले हम। तो फर्स्ट है, एक असमतल सतह पर एक गेंद के लुढ़कते हुए रुक जाने तक की दूरी का प्रेक्षण करना, तराजू का प्रयोग करते हुए विभिन्न वस्तुओं के भार नापने का प्रभाव। थर्ड है, पहियों के साथ या उनके बिना कुर्सियों को धकेलने के प्रभाव। और थर्ड है, लास्ट है कि ऊंचाई से फेंकी गई गेंद के प्रक्षेप पथ का प्रेक्षण करना। तो यही है फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक हुक गतिविधि वह होती है जो छात्रों के वर्तमान ज्ञान का उपयोग करती है और रुचि पैदा करती है। प्रकाश संश्लेषण के विषय पर एक परिचयात्मक पाठ शुरू करते समय सुश्री सलोनी के उपयोग के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सबसे अच्छी गतिविधि होगी। ऑप्शन देख लेते पहले। क्या होगा यदि पौधों में
सॉरी, क्या होगा यदि पौधों में पत्तों को हटा दिया जाए? सपोषी और विषमपोषी के लिए पोषक तत्वों के विभिन्न स्रोत क्या होते हैं? थर्ड है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक है? और लास्ट है, क्या आपने ऐसे पौधे देखे हैं जिनकी पत्तियां हरी नहीं होती हैं? देखिए, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हुक गतिविधि होती क्या है। देखिए, हुक गतिविधि का मतलब है कि ऐसा प्रोसेस जहाँ पर टीचर बच्चों को पाठ पढ़ाने से पहले उस पाठ के बारे में उनकी प्रारंभिक नॉलेज लेता है, यानी उस पाठ के बारे में बच्चा पहले से क्या जानता है, उस पर जब टीचर बात करता है, जिस और इस बात करने से बच्चों को उत्सुकता होती है कि हाँ, अब इस टॉपिक पर आगे क्या हो सकता है। इस तरह की गतिविधि को हम बोलते हैं हुक गतिविधि। तो देखिए, इसमें क्या है कि आपका जो ऑप्शन बनता है यहाँ पर यही कि क्या होगा यदि फर्स्ट ऑप्शन है कि क्या होगा यदि पौधों से पत्तों को हटा दिया जाए, कि जब आप इसके बारे में बताएंगे तो यहाँ पर इस ऑप्शन पे बैठता है आंसर आपका। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कि एक छात्र ने कहा कि मिट्टी में नमी बिल्कुल नहीं होती है। निम्नलिखित में से कौन सी सुधारात्मक क्रिया इस गलत धारणा को दूर करने के लिए सबसे उपयुक्त है? तो अब आप देखिए, तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका लकड़ी के एक फट्टे पर मिट्टी का नमूना रखना। सेकंड, मिट्टी के नमूनों के वजन की धूप में सुखाने से पहले और सुखाने के बाद तुलना करना। थर्ड, वर्षा होने के बाद मिट्टी का नमूना एकत्र करके उसकी जांच करना। फोर्थ है कि एक मिट्टी में बीकर और पानी की मिलाने के बाद इस मिश्रण को धूप में सुखाना। देखिए यहाँ पर आंसर, यहाँ पर आपका आंसर होने वाला है कि मिट्टी के नमूने के वजन की धूप में सुखाने से पहले और सुखाने के बाद की तुलना करके छात्र की गलत धारणा को दूर किया जा सकता है। क्योंकि जब आप मिट्टी का एक नमूना लेंगे, सुखाने से पहले उसकी जांच करेंगे, तो क्योंकि उसमें वाटर है, पानी पहले से है, तो उसका वजन कुछ ज़्यादा आएगा, और जब आप उसे सुखाएंगे तब उसकी जांच करेंगे तब वजन कम हो जाएगा। तो हम इस तरह बच्चे को समझा सकते हैं कि हाँ, इस मिट्टी में क्या है, नमी पहले से थी। तो आपका आंसर था यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सेकंड, ऑप्शन नंबर सेकंड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस कि श्रीमान राकेश अपनी कक्षा में रासायनिक परिवर्तन की अवधारणा को पढ़ा रहे थे। निम्न में से कौन सा उदाहरण वे अपने विद्यार्थियों के मूल्यांकन हेतु प्रमाणिक कार्य के रूप में प्रयोग कर सकते हैं? देखिए, अब यहाँ पर सभी ऑप्शन स्टडी करते हैं। कि फर्स्ट है कि विद्यार्थियों को मैग्नीशियम की पट्टी को जलाकर उसमें होने वाले परिवर्तनों का अवलोकन करने को कहना। देखिए, हम यहाँ रासायनिक परिवर्तन की बात कर रहे हैं, तो रासायनिक परिवर्तन कैसे समझाया जा सकता है? पहला ये है कि मैग्नीशियम की पट्टी को जला दिया है और उसमें होने वाले परिवर्तन का अवलोकन कराया जा रहा है बच्चों से। सेकंड ये है कि चूने के पानी में से गैस पास करने हेतु सेटअप तैयार करना। थर्ड है कि लोहे को जंग लगने से बचाने हेतु सुरक्षात्मक विलयन तैयार करना। और फोर्थ है रासायनिक परिवर्तन हेतु निम्न तापमान नियमित करने हेतु प्रशीतलन कक्ष का निर्माण करना। अब देखिए, आप रासायनिक परिवर्तन बना रहे हैं, तो रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन आपको पता होने चाहिए। रासायनिक परिवर्तन में सभी भौतिक और रासायनिक गुण बदल जाते हैं। तो देखिए, यहाँ पर आपका ऑप्शन थर्ड होने वाला है, क्योंकि यहाँ जब जंग लगती है तो उसमें भौतिक और रासायनिक गुण बदलते हैं। तो जंग तो सभी ने देखी है, तो जंग को रोकने के लिए हम कोई विलेन तैयार कर लेते हैं, और फिर हम ये देखेंगे, यानी कुछ दिन बाद आप जैसे जैसे उस ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करेंगे या फिर पाएंगे कि उसमें जंग नहीं लगी है। तो आपको ऑप्शन होने वाला है यहाँ थर्ड। लगता है इतने ही क्वेश्चन थे हमारे पास। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आप नेक्स्ट सेशन में आपके लिए और क्वेश्चन लाएंगे।
उम्मीद है आपको ये सेशन समझ में आया होगा। तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आपके लिए ये यूज़फुल है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करा कीजिए। थैंक यू।